नेक्स्ट टॉपिक इज सिक्योरिंग मैरीटाइम ट्रेड रूट। समुद्री क्षेत्र में घटित हालिया हिंसक घटनाओं के कारण समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। लाल सागर में हूती हमले। यमन के हूती विद्रोही गजा पर इजराइल की बमबारी के जवाब में बाब अल मंदेब स्ट्रेट से होकर गुजरने वाले जहाजों पर हमला कर रहे हैं। यह जलडमरू मध्य स्वेज नहर के दक्षिण में स्थित है। लाल सागर में एमबी कैम प्लूटो नामक जहाज भारत आते समय ड्रोन हमले का शिकार हो गया। दूसरा बात है अरब सागर में पायरेसी। माल्टा में अरब सागर में पायरेसी। माल्टा में पंजीकृत जहाज एमबी रुएन का सोमालिया के पास अरब सागर में अपहरण कर लिया गया। भारतीय नौसेना ने इस समस्या से निपटने के लिए प्रथम प्रतिक्रियादाता की भूमिका निभाई। भारत ने तुरंत आपातकालीन कदम उठाए और क्षेत्र में निगरानी करने के लिए नौसेना के समुद्री गश्ती विमानों को तेजी से तैनात किया। इसके अलावा पनामा विगत कई दशकों से अपनी सबसे शुष्क वर्षा ऋतु के दौरान गुजर रही है। पनामा नहर विगत कई दशकों से अपनी सबसे शुष्क ऋतु के दौर से गुजर रही है, जिसके कारण पनामा में जलस्तर कम हो चुका है और पिछले 3 महीनों में 50% जहाजों ने पनामा नहर से गुजरना बंद कर दिया है, क्योंकि पनामा कैनाल के संचालन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है और पनामा में पानी की कमी होने के कारण समुद्री व्यापारिक मार्गों के समक्ष अन्य खतरे कौन कौन से हैं। सबसे पहला खतरा है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव। उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन युद्ध के कारण काला सागर और अजूब सागर में जल परिवहन प्रभावित हुआ है। दूसरी बात है विवादित सीमाएं भी है। उदाहरण के लिए दक्षिण चीन सागर में वैश्विक व्यापार बाधित होने की संभावना है। इसके अलावा पोत परिवहन के डिजिटलीकरण के चलते साइबर हमलों की संभावना भी बढ़ी है। पोत परिवहन के डिजिटलीकरण के साथ साथ साइबर हमलों की संभावना भी बढ़ी है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि तूफान, टाइफून, भूकंप, सुनामी आदि की घटना में वृद्धि हुई है। तो ऐसे इस हिसाब से जो नेचुरल चैलेंजेस फॉर द शिप्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। इसके अलावा है समुद्री आतंकवाद, समुद्री डकैती, गैर कानूनी व्यापार, मानव तस्करी आदि में भी वृद्धि हुई है। एक से अधिक चोक पॉइंट की उपस्थिति है। तो विश्व में 7 या 8 जगह चोक पॉइंट के रूप में है, जहां पर यदि किसी प्रकार का स्टॉप लगता है तो उससे पूरा समुद्री व्यापार बाधित हो सकता है, जैसे कि मलक्का झील, डमरूमंद, हॉर्मुज स्ट्रेट, बाबल मंदेब, पनामा। तो ये ऐसे चोक पॉइंट हैं जहां पर जियो पॉलिटिकल टेंशन भी है और इसके अलावा वहां पर अन्य टाइप्स के चैलेंजेस लाइक एज समुद्री डकैती, आतंकवादी सक्रियता आदि समस्याएं हैं जिससे वहां पर व्यापार बाधित हो सकता है। अब इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं सुएज नहर और पनामा नहर। तो सुएज नहर मिस्र की कंट्रोल में है। ठीक है, इसका महत्व क्या है सुएज नहर का? तो सबसे पहले मिस्र की कंट्रोल में यह भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, लंबी कौन ज्यादा है? तो सुएज नहर ज्यादा लंबी है, 193 किलोमीटर। पनामा थोड़ी छोटी है। वैश्विक व्यापार का 12% सुएज नहर से होकर गुजरता है। यह कुल कंटेनर आयत का 30% कवर करती है। तो वैश्विक व्यापार का 12% और कंटेनर का 30%। यह दुनिया के अनुमानित 7 से 10% तेल और 8%, तो यहाँ से 10% दुनिया का तेल और 8% प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है। पनामा नहर की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सा व्यापार सुएज नहर की तुलना में कम है। 80 किलोमीटर में का एक चैनल है। इसके प्रवेश और निकास द्वार पर लॉक्स कंपार्टमेंट की एक प्रणाली का उपयोग किया गया है। इसके लॉक्स जल के स्तर को ऊपर उठने में मदद मिलती है। पनामा नहर का स्वामित्व पनामा गणराज्य के पास है। व्यापार की मात्रा अगर देखें तो लगभग 6% व्यापार यहाँ से होता है। ठीक, और
सुएज नहर से कितना होता है? लगभग 12% व्यापार। पनामा से उसका आधा 6% व्यापार ही यहाँ से होता है। मैप बना सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, या फिर अब इसके बाद आते हैं समुद्री मार्गों पर हाल में उत्पन्न खतरों का प्रभाव क्या पड़ेगा। जो भी खतरे हैं इनका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले देखते हैं समुद्री मार्गों पर हाल में उत्पन्न खतरों का प्रभाव। तो जो खतरे बढ़ते जा रहे हैं इनका प्रभाव क्या है? सबसे पहले भू राजनीतिक तनाव। हूती समूहों को ईरान से मदद मिलती है और रूस को ईरान का सहयोगी माना जाता है। हूती समूह पश्चिमी देशों और इजराइल का विरोध करता है। इनके हमलों से खतरा उत्पन्न हुआ है। तो इनसे क्या होगा? जो भी समुद्री मार्ग पर, जो उदाहरण के लिए हूती हमलों से ईरान और अमेरिका के बीच में जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट क्या है? मुद्रास्फीति। समुद्री व्यापार पर उच्च शुल्क वसूलने, तो समुद्री व्यापार पर क्या? उच्च शुल्क वसूलने से यात्रा में लगने वाले समय और लंबे जो ट्रेड रूट हैं उनके कारण लागत में वृद्धि होगी, और लागत में वृद्धि होने से मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए लाल सागर से होकर गुजरने वाले मार्ग पर व्यवधान उत्पन्न होने के कारण शिपमैन को कीप ऑफ गुड होप के रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। तो लाल सागर, इस कारण भारतीय कृषि उत्पादों की कीमतों में 10 से 20% की वृद्धि का अनुमान है। तो ऐसे में जो प्रतिस्पर्धात्मकता है उत्पादों की वो कम हो जाएगी। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान। वैश्विक स्तर पर वस्तुओं का 80% से अधिक व्यापार समुद्री मार्ग के जरिए होता है। भारत जैसे विकासशील देशों में व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्री मार्ग के जरिए होता है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय प्रभाव। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण से होकर गुजरने वाले लंबे समुद्री मार्ग का प्रयोग करने से प्रत्येक जहाज के लिए CO2 उत्सर्जन में भी वृद्धि होगी। तो पर्यावरणीय प्रभाव क्या होगा? लंबे ट्रेड रूट का प्रयोग करने से CO2 उत्सर्जन में वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा भारत पर प्रभाव देखें तो हमारे निर्यात पर, चूंकि लंबे ट्रेड रूट से भारत के उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी आई, इससे यूरोपीय संघ भारतीय निर्यात के लिए दूसरा सबसे बड़ा जो कि गंतव्य है सुएज नहर यूरोपीय संघ के साथ व्यापार के लिए प्रमुख मार्ग है। तो ऐसे में क्या होगा कि यूरोप तथा भारत के मध्य 5 लाख टन नए सीजन के बासमती चावल निर्यात करने की भारत की योजना खतरे में पड़ सकती है। तो कुल मिला के हमारे जो एक्सपोर्ट हैं उनमें गिरावट आ सकती है, खासकर जो हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हैं उनमें। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है। लाल सागर से जो तेल और गैस शिपमेंट के लिए एक प्रमुख मार्ग है, लाल सागर तेल और गैस शिपमेंट के लिए एक प्रमुख मार्ग है। ऐसे में वित्त वर्ष 2023 में भारत के कच्चे तेल का आयात का लगभग 65% हिस्सा सुएज नहर से होकर गुजरने की संभावना है। खासकर जब से रूस के साथ जो हमारा ट्रेड हो रहा है उसके बाद से लाल सागर हमारे लिए इंपोर्टेंट हो गया। इसके अलावा राजनयिक संबंध। भारत ईरान और इजराइल दोनों देशों के साथ में सकारात्मक संबंध रखता है। इससे राजनयिक परिदृश्य निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। अगर रेड सी के आसपास, चाहे वो हूती हमलों के कारण हो या फिर अन्य किसी कारण से अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन चलती है तो उससे इजराइल और ईरान के बीच जो संबंध है उसमें कड़वाहट आएगी, और इसका फाइनली परिणाम इंडिया पर पड़ेगा कि हमें उन दोनों देशों के साथ संबंध को मैनेज करना हमारे लिए और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। इसके बाद है समुद्री मार्ग से व्यापार को सुरक्षित बनाए रखने के लिए उपाय। सबसे पहले वैश्विक उपाय क्या क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने लाल सागर में समुद्री वाणिज्य की सुरक्षा के लिए एक बहुराष्ट्रीय ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन की घोषणा की है। तो अमेरिका द्वारा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन OPG की घोषणा की है। इसके अंतर्गत अमेरिका के तहत
इसके अंतर्गत अपनाए गए उपायों के तहत अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स तथा स्पेन दक्षिणी लाल सागर में संयुक्त गश्ती अभियान का संचालन करेंगे। नेक्स्ट क्या है, भारत। तो भारत यहाँ पर क्या क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले तैनाती। नौसेना के पास वर्तमान में मर्चेंट शिपिंग पर सशस्त्र डकैती और ड्रोन हमले से निपटने के लिए प्रोजेक्ट 15B 15A श्रेणी के 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता परियोजना NMDA, इसमें समुद्री क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले खतरों का रियल टाइम पता लगाने और उनसे निपटने के लिए एकीकृत खुफिया ग्रिड शामिल किया गया है। इसके बाद है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, जो कि शायद गुरुग्राम में स्थित है या नोएडा में। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन सक्रिय रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी कर रहा है। यह संगठन भागीदार देशों को अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए उन पर बेहतर तरीके से नजर रखने, संभावित खतरों की पहचान करने और आवश्यक कदम उठाने में समन्वय करने में मदद करता है। भारतीय नौसेना ने नवंबर 2023 में गिनी की खाड़ी में दूसरे समुद्री डकैती रोधी अभियान गिनी की खाड़ी में दूसरे समुद्री डकैती रोधी अभियान का सफलतापूर्वक संचालन किया है। आगे की राय क्या है। तो सबसे पहले आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण करना। आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण करना यह न केवल लोचशीलता को बढ़ाएगा बल्कि अधिक अनुकूल वैश्विक व्यापार अवसंरचना के निर्माण में भी योगदान देगा। नेक्स्ट क्या है, गैर राज्य अभिकर्ताओं से निपटने के लिए रणनीति में बदलाव। हूती विद्रोही जैसे समूहों की बढ़ती सैन्य क्षमताओं का पता लगाना चाहिए, साथ ही उनके प्रभाव से निपटने हेतु समुद्री सुरक्षा रणनीतियों में आवश्यक बदलाव करने की जरूरत है। इसके बाद है वैश्विक सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय समूहों का लक्ष्य क्षेत्रीय समुद्री मार्गों में स्थिरता को बनाए रखना, चोक पॉइंट को सुरक्षित रखना, क्षेत्रीय सुरक्षा विकास मॉडल तैयार करना होना चाहिए। इसके बाद है मध्यस्थ के रूप में भारत की भूमिका। एक प्रभावित पक्ष और बड़े व्यापारिक राष्ट्र के रूप में भारत को ईरान और इजराइल सहित मध्य पूर्व में अलग अलग देशों के साथ अपने अच्छे संबंधों को ध्यान में रखते हुए शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए। इसके बाद है राजनयिक संवाद। संघर्ष के मूल कारणों का समाधान करने और व्यवधान से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मैरीटाइम हेड फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ महासागर उच्च स्तरीय वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर का पहला संस्करण भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था। यह सभी के लिए सक्रिय सुरक्षा और विकास हेतु क्षेत्र के समुद्री प्रमुखों के बीच उच्च स्तरीय वर्चुअल वार्ता है। इसमें हिंद महासागर के तटीय देश यथा बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया के प्रतिनिधि शामिल है। महासागर पहल का पहला संस्करण था। इसकी थीम जो भी हो, ठीक है, यह सागर पहल के अनुरूप है। इसके बाद है यार्ड इम्फाल। रक्षा मंत्रालय ने यार्ड इम्फाल युद्धपोत की क्रेस्ट का अनावरण किया है। इम्फाल प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया था। इसके तहत 4 स्टील गाइडेड विध्वंसक डिस्ट्रॉयर में से यह तीसरे नंबर का है। तो प्रोजेक्ट 15B किससे संबंधित है, डिस्ट्रॉयर बनाने से। यह शक्तिशाली और बहुउपयोगी प्लेटफॉर्म है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, पोत रोधी मिसाइल, टॉर्पीडो सहित अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस है। यह भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया प्रोजेक्ट जो भी हो फलाना ठिकाना